दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने विद्यापति की पदावली से 5 पदों की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे पद को। विद्यापति कहते हैं कि आरे नव जौबन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय, छौ अनुपम एक ठामा। हरिन इंदु अरविंद करिनियम, पिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि, अओ अति सुललित बानी। कुछ जुग परसी चिकुर फुजि परसल, ता अरुझायल हारा, जनि सुमेरु ऊपर मिलि उगल, चांद बिहिनु सब तारा। लोल कपोल ललित मणि कुंडल, अधर बिंब अध जाई, भौह भ्रमर नासापुट सुंदर, से देखि कीर लजाई। भनई विद्यापति से बर नागरी, आन न पावै कोई, कंस दलन नारायण सुंदर, तसुरंगिनी पय होई। मित्रों, की अर्थात कैसा, आरे अर्थात आहा, अभिरामा अर्थात मनोहर या सुंदर, जत जैसा, देखल अर्थात देखा, तत तैसा, पारीय अर्थात सकता हूं, छो अनुपम अर्थात 6 अनुपम पदार्थ, जो हरिण, चंद्र, कमल, हस्तनी, स्वर्ण और कोकिला। इस पद में ये 6 पदार्थ क्रमशः नेत्र, मुख, शरीर की सुगंधी, मस्तानी चाल, शरीर की कांति और मीठी बोली के उपमान हैं। इंदु अर्थात चंद्रमा, अरविंद अर्थात कमल, करिनी अर्थात हथिनी, अनुमानी अर्थात विचार या भावना, परिमल अर्थात सुवास या उत्तम गंध, रुचि अर्थात छवि या सुंदरता, अओ अर्थात और, परसी स्पर्श करके, चिकुर अर्थात केश, फुजी अर्थात खुलकर, परसल अर्थात फैल गए हैं, हारा अर्थात हार या मुक्ताहार, मोतियों का हार, जनी अर्थात मानो, उगल अर्थात उगे हैं, बिहिनु अर्थात विहीन या अतिरिक्त, बिंब अर्थात बिंबा फल, अधय अर्थात नीचे या हीन, जाई अर्थात जाता है। अधजाई अर्थात हीन ज्ञात होता है या हीन प्रतीत होता है। से अर्थात उसे, आन अर्थात और या अन्य, कंसदलन अर्थात कंस का वध करने वाले अर्थात मिथिला के राजा या श्री कृष्ण, तसु अर्थात उसकी, और रंगिनी अर्थात स्त्री। मित्रों, विद्यापति कहते हैं कि अरे नव जौवन अभिरामा, जत देखल तत कहे न पारिय, छौ अनुपम एक ठामा। विद्यापति कहते हैं कि आहा, कैसा सुंदर नव यौवन है, कैसी सुंदर नई जवानी है। जैसा देखा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। जत देखल तत कहे न पारिय, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और यदि वर्णन किया भी तो यह संभव नहीं है, क्योंकि संसार की 6 अनुपम वस्तुएं एक ही स्थान पर आकर एकत्रित हो गई हैं। मित्रों, अगली पंक्तियों में इन वस्तुओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हरिन इंदु अरविंद करिन हेम, पिक बूझल अनुमानी, नयन बदन परिमल गति तन रुचि, औ अति सुललित बानी। विद्यापति कहते हैं कि अनुमान से आप स्वयं उन वस्तुओं को बूझ सकते हैं। वे 6 अनुपम वस्तुएं हैं। हरिन, इंदु अर्थात चंद्र, अरविंद अर्थात कमल, करिनी अर्थात हस्तिनी, हेम अर्थात स्वर्ण, पिक अर्थात कोयल। ये छहों की छहों वस्तुएं क्रमशः नयन अर्थात नेत्र, बदन अर्थात मुख, परिमल अर्थात शरीर की सुगंध, गति अर्थात मस्तानी चाल, तन रुचि अर्थात शरीर की कांति, और अति सुललित बानी अर्थात मीठी बोली के प्रतीक हैं। मित्रों, अगली पंक्तियों में
उस बाला के तन की दशा का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि कुछ जुग परसी चिकुर फुजी परसल ता अरुझायल हारा जनि सुमेर ऊपर मिली उगल चांद भीनु सब तारा। कवि कहते हैं कुछ जुग अर्थात दोनों, कुछ अर्थात दोनों स्तनों को स्पर्श करते हुए उसके केश खुलकर छिटक गए हैं। चिकुर फुज परसल, और उनमें बाला की जो मुक्ता माल है, मोतियों की माला है, ता अरुझाइल हारा, वह उलझ कर रह गई है। काले काले बालों में उलझी हुई वह सफेद मोतियों की माला ऐसी प्रतीत होती है जन सुमेर ऊपर मिली उगल चांद भीनु सब तारा, कि मानो सुमेरु पर्वत पर चंद्रमा के अतिरिक्त और सब तारागण मिलकर एक साथ उग गए हों, एक साथ उदय हुए हों। आगे उस बाला के चंचल कपोल और उनसे स्पर्श करते हुए मणि से जटित कुंडलों की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लोल कपोल ललित मणि कुंडल अधर बिंब अधजाई भौह भ्रमर नासापुट सुंदर से देखी कीर लजाई। कि उस बाला के चंचल कपोल, उसके गाल और उन गालों से स्पर्श करते हुए मणियों से जड़े हुए कुंडल कितने शोभायमान हैं। अधरों की लालिमा के सम्मुख बिंबा फल भी तुच्छ प्रतीत होता है, हीन लगता है। और उस बाला के होठ जो हैं, उसके अधर इस प्रकार रंजित हैं। बाला की भौह भ्रमर के समान है, भौह भ्रमर, और नासापुट सुंदर है। नासिका ऐसी सुंदर है कि उसे देखकर तोता भी लजा जाता है। से देखी कीर लजाई, उसे देखकर सुग्गे को या तोते को भी लाज आ जाती है। विद्यापति आगे कहते हैं कि भनई विद्यापति सेबर नागरी आन न पावे कोई कंस दलन नारायण सुंदर ससुरंगिनी पय होई। कि यह बाला ऐसी अनुपम है कि कोई अन्य स्त्री उसकी समानता कर ही नहीं सकती। इस बाला की सुंदरता की समानता करने वाली, उसकी समता करने वाली यदि कोई स्त्री हो सकती है तो वह केवल कंस दलन नारायण अर्थात श्री कृष्ण की स्त्री हो तो हो, अन्यथा कोई और स्त्री उसकी समानता नहीं कर सकती। मित्रों, नारायण विद्यापति के आश्रयदाता का उपनाम है। यहाँ अंतिम पंक्ति में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ साथ अपने आश्रयदाता को भी प्रसन्न कर दिया है। अगले पद में विद्यापति कहते हैं कि माधव की कह बसुंदरी रूपे कतिक जतन बिहि आनि समारल देखल नैन स्वरूपे पल्लव राज चरण जुग शोभित गति गजराज कभाने कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु समाने। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायत नाल बिना रुचि पाई मणिमय हार धार बहु सुरसरी तौ नहीं कमल सुखाई। अधर बिंब सन दसन दाढ़िम बिजु रवि शशि उगतिक पासे राहु दूर बस नियर न आवथी तय नहीं करत ही गरासे। सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तस समधाने सारंग ऊपर उदल दस सारंग केलि करत ही मधुपाने। भनई विद्यापति सुनबर जौबती एहन जगत नहीं आने राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई पति भाने। मित्रों, की अर्थात क्या, बिही अर्थात विधाता, समारल अर्थात संवारा है, देखल अर्थात देख लो, स्वरूपे अर्थात प्रत्यक्ष रूप से, पल्लवराज अर्थात कमल, भाने अर्थात शोभा देता है, कदली अर्थात केले का थंब, कनक कदली अर्थात स्वर्ण केले का थंब अर्थात जंघा का प्रतीक, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत यहाँ कुचों का प्रतीक है, कमल अर्थात कमल के समान कुछ संपुट, फुलायत फूले हैं या विकसित हुए हैं, रुचि अर्थात शोभा, बहु अर्थात बह रही है, सुरसरी अर्थात गंगा, तवो अर्थात इसी कारण, सम अर्थात समान, बिजु बीज, उगथिक अर्थात उदय हुए हैं, उगे हैं, पासे अर्थात पास पास, राहु अर्थात एक नक्षत्र जिसका वर्ण काला माना जाता है, यहाँ केश
अर्थात उस सुंदरी के बाल, आवथी अर्थात आता है, करथी अर्थात करता है, गरा से ग्रास, सारंग अर्थात हरिण, सारंग अर्थात कोयल, सारंग कामदेव, तसु उसके, समधाने अर्थात संधान या कटाक्ष, सारंग कमल के समान शुभ्र ललाट, सारंग भ्रमर या यहाँ पर केश, मधुपाने अर्थात मधुपान करके, जौबती अर्थात युवती, एहन अर्थात ऐसा, आने अर्थात अन्य या दूसरा। मित्रों, प्रस्तुत पद में विद्यापति ने नक्षिक वर्णन किया है। विद्यापति नायिका के सर्वांग का वर्णन सांग रूपक की तरह करते हैं। विद्यापति कहते हैं कि माधव ही कहब सुंदरी रूपे, कतिक जतन भी आनि समारल देखल नयन स्वरूपे। कि हे माधव, उस बाला के रूप का वर्णन मैं किस प्रकार करूं, क्योंकि कतिक जतन भी आनि समारल, क्योंकि स्वयं विधाता ने उसे अपने हाथों से अनेक बार प्रयत्न करने के बाद उसकी रचना की है। और देखल नयन स्वरूप, यदि विश्वास ना हो तो स्वयं अपने नेत्रों से उसका स्वरूप देख लो। आगे विद्यापति कहते हैं कि पल्लव राज चरण जुग शोभित, कतिकच राज के भाने, कि उस बाला के सुकोमल जो चरण हैं वे कमल के समान शोभायमान हैं। पल्लव राज अर्थात कमल, चरण जुग दोनों चरण, चरण युगल, शोभित शोभित हैं कमल के समान, और उसकी गति गजराज का भाने, अर्थात उसकी जो चाल है, उस बाला की चाल मस्त गजराज के समान है। और कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, कि सोने की कदली के थंब के समान उसकी जंघा पर सिंह की सी कटी, सिंह के समान कमर शोभायमान है, और उस पर उभरा हुआ वक्षस्थल तापर मेरु समाने, सुमेरु पर्वत के समान लगता है। आगे विद्यापति कहते हैं कि मेरु ऊपर दुई कमल फुलायत, नाल बिना रुचि पाई, कि सुमेरु रूपी उभरे हुए वक्षस्थल पर दो कमल पुष्प अर्थात उसके कुछ फूले हुए हैं। ये दोनों कमल पुष्प भी बहुत विचित्र हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, नाल बिना रुचि पाई, क्योंकि ये बिना नाल के, बिना डंठल के समान ही विकसित हो रहे हैं। और कुचों पर पड़ी हुई मुक्ता की माला सुमेरु पर्वत के चारों ओर लिपटी हुई गंगा की पवित्र धारा के समान लगती है। मणिमय हार धार बहु सुरसरी, तव नहीं कमल सुकाई, कि उसके कुचों पर पड़ी हुई वह जो मोतियों की माला है, वह उस सुमेरु पर्वत के चारों ओर लिपटी हुई गंगा की पवित्र धारा के समान लगती है। और शायद इसी संजीवनी धारा के स्रोत में विकसित होने के कारण ही ये बिना नाल के दोनों कमल मुरझाते नहीं हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि अधर बिंब सम दसन दाड़िम बिजु, रवि शशि उगथिक पासे, राहु दूर बस नियरो न आवती, ते नहीं करत गरासे। कि अधर बिंब सम, कि उसके लाल लाल अधर जो हैं वो बिंबा फल के समान हैं, और दसन दाड़िम बिजु, और जो दांत हैं वे अनार के दानों के जैसे हैं। और उस बाला ने अपने मुख चंद्र पर बाल सूर्य के समान लाल सिंदूर का टीका लगा रखा है। रवि शशि उगती कृपा से, ऐसा लगता है मानो सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ उगे हुए हों। सूर्य हो, चंद्र हो, तो राहु का होना भी आवश्यक होता है, और इसलिए राहु दूर बस नियरो न आवथी, ते नहीं करत ही गरा से। और इसलिए राहु रूपी केश हैं, परंतु वे दूर हैं। सूर्य और चंद्र एक साथ होने के कारण वह पास आने का साहस नहीं करता है। मित्रों, शास्त्रों में राहु का जो रंग है वह काला माना गया है, और केश भी काले होते हैं, बाल भी काले होते हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तत्समधाने, कि उस बाला के नेत्र चकित हरिणी के समान हैं, सारंग नयन, और बयन पुनि सारंग, और वाणी उसकी कोयल के समान है। सारंग तत्समधाने, अर्थात नेत्रों के सम्मुख देखते ही उसके नैनों से कामदेव के बाण छूटते हुए मालूम होते हैं।
अर्थात उस बाला के संधान कटाक्ष में कामदेव का वास है। वह बाला जब कटाक्ष करती है तो मानो कामदेव अपने बाण छोड़ रहे हैं, अर्थात उनमें कामोत्तेजना की शक्ति है। और आगे, सारंग ऊपर उगल दस सारंग, केली करत ही मधुपाने, कि उस बाला के कमल समान ललाट पर अनेकों सारंग अर्थात भ्रमरों के समान काले केश विकसित हो रहे हैं और मुख पर लटके हुए केशों के गुच्छे ऐसे लगते हैं मानो कमल पर बैठने वाले भौरे मधुपान करने के बाद मस्ती में खेल कर रहे हों, क्रीड़ा कर रहे हों। आगे विद्यापति कहते हैं कि भनई विद्यापति सुन बर जोबती, एहन जगत नहीं आने, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लखिमा देई पति भाने। विद्यापति उस बाला को संबोधित करके कहते हैं कि हे बाला, हे सर्वश्रेष्ठ युवती, इस समस्त संसार में महारानी लखिमा देवी के पति के समान अर्थात राजा शिव सिंह रूप नारायण के समान कोई दूसरा व्यक्ति तेरे योग्य नहीं है। मित्रों, राजा शिव सिंह रूप नारायण विद्यापति के आश्रयदाता राजा हैं। अगले पद में विद्यापति कहते हैं कि चांद सार लय मुख घटना करो, लोचन चकित चकोरे, अमिय धोय आचर धनि पोछली, दह दिसि भेल उजोरे। कुछ जुग के बही बूढ़ निरस और कामिनी कोने गड़ली, रूप स्वरूप मोय कहित असंभव, लोचन लागी रहली। गुरु नितंब भरे चले न पारे, माज खानी खीन निमाई, भागी जाइत मन सिज धरी राखली, त्रिबली लता अरुझाई। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ई सब बचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जानथी, शिव सिंह मिथिला भूपे। मित्रों, सार अर्थात सार भाग या तत्व, लय अर्थात लेकर, घटना अर्थात रचना, करो अर्थात की, अमीय अर्थात अमृत, धनी अर्थात बाला या स्त्री, ओछली अर्थात पहुंच कर, भेल अर्थात हो गया, उंजोरे अर्थात चांदनी या प्रकाश या अंजोर, कोने अर्थात किसने, गढ़ली अर्थात गढ़ी या रचना की, भरे अर्थात भार से, माझ अर्थात मध्य भाग या कटी कमर, निमाई अर्थात निर्माण की, त्रिबली लता अर्थात बाला के पेट पर पड़ने वाली 3 रेखाएं। मित्रों, इसकी गणना स्त्री के सौंदर्य में की जाती है। मित्रों, प्रस्तुत पद में विद्यापति ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। विद्यापति कहते हैं कि चांद सारले मुख घटना करू, लोचन चकित चकोरे, कि चंद्रमा का सार भाग लेकर विधाता ने उस बाला की राधा के मुख की रचना की है। इस अनुपम रूप को देखते ही आंखें चकोर की भांति उसी ओर देखती रह जाती है। तो चकोर हमेशा चंद्रमा की ओर ही टकटकी लगाए देखता रहता है और इसलिए विद्यापति कहते हैं कि उस बाला के अर्थात श्री राधा के अनुपम रूप को देखते ही, अनुपम सौंदर्य को देखते ही आंखें चकोर की भांति उसी ओर देखती रह जाती हैं। विद्यापति कहते हैं कि अमीय धोए आचर धनी पोछली, दो दिस भेल उजोरे, कि उस बाला ने अपने मुख चंद्र को आंचल से पोंछकर जो अमृत धो कर बहाया है वही चांदनी के रूप में 10 दिशाओं में प्रकाशित हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि कुछ जुग के वही बूढ़ निरसुर कामिनी कोने गढ़ली, कि ऐसी सुंदर बाला की रचना किसने की है। उसका स्वरूप और सौंदर्य ऐसा अनुपम है कि उसका वर्णन करना असंभव है। यदि वर्णन करने के लिए उसकी ओर देखा जाता है तो फिर नेत्र उस ओर से पलटते ही नहीं है। लोचन लागी रहरी, उसी की ओर वे नेत्र लगे रहते हैं। गुरु नितंब भरे चले न पारे, माज खान खीन नमाई, कि वह बाला भारी नितंबों के भार से, भारी कूल्हों के भार से चल नहीं पाती है और उसका कटि प्रदेश, उसकी कमर अत्यंत क्षीण होने के कारण ऐसी चेष्टा करना भी कठिन है। और भागी जाई तो मन सिच धरी लाखली, त्रिबली लता अरुझाई, उस युवती के पेट पर पड़ने वाली त्रिबली की 3 रेखाएं ऐसी लगती है मानो उसकी दृष्टि ही इस कारण की गई है कि यदि कामदेव बाला के शरीर को
त्याग कर भागना चाहे, भाग जाई तो मनसिज धरी राखली, त्रिबली लता रुझाई। वह भागना भी चाहे तो त्रिबली की इन लताओं में उसे उलझा दिया जाए। आगे विद्यापति कहते हैं कि भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ई सब वचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जानथी, शिव सिंह मिथिला भूपे। विद्यापति कहते हैं कि शब्दों के द्वारा जिस स्वरूप का वर्णन किया है वह अत्यंत दुरूह और अद्भुत है, और इस रहस्य और इस रीति को केवल राजा शिव सिंह रूप नारायण मिथिलापति ही समझ सकते हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि जहां जहां पग जुग धरई, तही तही सरोरुह झरई, जहां जहां झलकत अंग, तही तही बिजुरी तरंग, कि हेरल अपरूप गोरी, पैठल हिय मधिमोरी, जहां जहां नयन विकास, तही तही कमल प्रकाश, जहां लहुहास संचार, तही तही अमेय विकार, जहां जहां कुटिल कटाख, ततही मदन सर लाख, हेरित से धनी थोर, अब तिन भुवन अगोर, पुन किए दर्शन पाव, अब मोहि इत दुख जाब, विद्यापति कह जान, तू गुण देह अब आनी। तो धरई अर्थात धरती है या रखती है, झरई अर्थात झड़ते हैं, तरंग अर्थात चंचल प्रकाश, की अर्थात क्या, मधि अर्थात मध्य, लहु अर्थात लघु या मंद, अगोर अर्थात प्रतीक्षा करना, देहब आनी अर्थात ला दूंगा। मित्रों, प्रस्तुत पद में विद्यापति ने अतिशयोक्ति अलंकार का भरपूर उपयोग किया है। नायिका के सौंदर्य की महिमा को इतना गौरवशाली और चमत्कारपूर्ण बताया गया है कि वे जहां जहां अपने दोनों पैर रखती हैं, कमल के फूल निकल आते हैं। विद्यापति कहते हैं कि जहां जहां पग जुग धरई, तही तही सरोरुह झरई, कि राधा जिस जिस स्थान पर पद धरती है, पैर रखती है, उन स्थानों पर उसके पगतल की लालिमा से मानो कमल से झड़ पड़ते हैं। आगे कहते हैं कि जहां जहां झलकत अंग, तही तही बिजुरी तरंग, कि राधा के शरीर का जो भी अंग वस्त्रों के पट से दिख जाता है, वहीं से मानो बिजली कौंधती हुई प्रतीत होती है। कि हेरल अपरूप गोरी, पैठल ही मधिमोरी, कि मैंने उस अपूर्व सुंदरी को क्या देखा, उसकी छवि तो क्षण मात्र में मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। जहां जहां नयन विकास, तही तही कमल प्रकाश। विद्यापति कहते हैं कि जिस ओर वह बाला अर्थात श्री राधा नयन भर देख लेती है, उसी ओर मानो कमल के फूल खिल उठते हैं। जहां लहुहास संचार, तही तही अमेय विकार, और जिस ओर वह राधा मंद मंद मुस्कुरा कर देख लेती है, उस ओर मानो अमृत की वर्षा हो जाती है। जहां जहां कुटिल कटाख, ततही मदन सरलाख, और जिस ओर वह बाला कटाक्ष कर देती है, उसी ओर मानो मदन अर्थात कामदेव के पुष्पवाण पूरे वेग से चलते हैं। हेरहित से धनी थोर, अब तिन भुवन अगोर, इस सुंदरी के क्षण मात्र के दर्शन के लिए ही मानो तीनों भुवन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अगोर कर रहे हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि पुनु किए दर्शन पाब, अब मोहित दुख जाब, इस बालक का दर्शन केवल पुण्य करने से ही प्राप्त हो सकता है, और इसलिए अब मैं इसी दुख से मरूंगा। विद्यापति आगे निश्चय पूर्वक कहते हैं कि विद्यापति कह जानी, तो गुण देह अब आनी, कि तुम्हारे गुणों के कारण मैं उस बाला को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मित्रों, इस पूरे पद में जहां तहां उत्प्रेक्षा मिलाकर अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। लोक सीमा का अतिक्रमण करते हुए जब किसी विषय का वर्णन हो तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे नायिका के पैर रखने की जगह कमल निकल आना, आंखें खोल देने से कमल खिल जाना, मुस्कुरा देने से अमृत का छिड़काव हो जाना, ऐसी लोकोत्तर और अकल्पनीय घटनाओं का समावेश अतिशयोक्ति अलंकार है। मित्रों, मनोनुकूल बिंब, वस्तु, विषय और व्यक्ति की प्रशंसा में अत्युक्ति संभाषण मिथिला में आज भी है। इस अतिशयोक्ति की वहां प्राचीन परिपाटी है, और इसकी परिपुष्टि विद्यापति के ऐसे अनेक पदों से होती है। इसी तरह नायिका की अंग झलक को बिजुरी तरंग, नयन विकास को कमल खिलना, हाथ संचार को
अमृत का छिड़काव कहने में उत्प्रेक्षा अलंकार का भाव भी उपस्थित है। मित्रों, विद्यापति का शब्द प्रयुक्ति कौशल चमत्कार पूर्ण था। अपने कौशल से वे जब तब शब्दों को नया अर्थ भी देते थे। अनूठे प्रयुक्ति कौशल, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के मनोरम उपयोग से रचा गया यह श्रेष्ठ पद सौंदर्य वर्णन का अनुपम उदाहरण है। अगले पद में विद्यापति कहते हैं कि अवनत आनन कहे हम रहिलहूं, बारल लोचन छोर, पिया मुख रुचि पिबये धाओल, जन से चांद चकोर। ततहु संयम हट हटिमो आनल, धैल चरणन राखी, मधुप मातल उड़े न पारे, तई अवो पसारे पाखी। माधव बोलल मधुर बानी, से सुनि मुंद मोय कान, ताही अवसर ठाम बाम भेल, धरि धनु पंचबान। तनु पसेब पसाहनि भासली, पुलक तैसन जागु, चुनि चुनि भये कांचुआ फाटली, बाहु बलवा भागु। भन विद्यापति कंपित कर हो, बोलल बोल न जाए, राजा शिव सिंह रूप नारायण, साम सुंदर काय। मित्रों, अवनत अर्थात अवनति या नीचे, बारल अर्थात निवारण किया या रोककर रखा, रुचि अर्थात शोभा, संयम अर्थात से, हठी अर्थात हटाना, मोह अर्थात मैं, आनल लाई, हटियानल अर्थात हटा लाई, मातल अर्थात मत या मधु पीकर मस्त, तैयवो अर्थात तो भी, बोलल अर्थात बोले, मुंदु अर्थात मूंद लिए, ठाम अर्थात स्थान, बाम अर्थात विरुद्ध या बैरी, धरी अर्थात धारण करके, धनु अर्थात धनुष, पसेब अर्थात प्रस्वेद या पसीना, पसाहनी अर्थात प्रसाधनी या ललाट की सजावट या चंदन, भासली बह गया या धुल गया, तैसन अर्थात उसी प्रकार, चून चून अर्थात टुकड़े टुकड़े या चिथड़े, कांचुआ अर्थात कांचली या चोली, बलआ अर्थात वलय या चूड़ी, भांगु अर्थात भग्न या टूट गई। मित्रों, प्रस्तुत पद में दो सखियों में आपस में वार्तालाप को बताया गया है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अवनत आनन कहे हम रहिलियु, बारल लोचन छोर। कि हे सखी, श्याम सुंदर से मुलाकात होते ही, उनसे साक्षात्कार होते ही मैंने अपने मुख को नीचा कर लिया और बारल लोचन छोर, अपने नैन रूपी चोरों को उनकी ओर जाने से रोक लिया। किंतु हे सखी, प्रीतम के मुख की शोभा का पान करने के लिए वे पुनः उस ओर दौड़ पड़े, जिस प्रकार चकोर अधीर होकर चंद्रमा की ओर टकटकी लगा देता है। पिया मुख रुचि पिबये धाओल, जनि से चांद चकोर। आगे विद्यापति कहते हैं, ततहु संयम हट हटिमो आनल, धैल चरण न राखी। कि हे सखी, प्रियतम के मुख की ओर से मैं अपने नेत्रों को हट पूर्वक अर्थात बलात् रोककर हटा लाई और अपने चरणों पर धर रखा। ततहु संयम हट हटिमो आनल, धैल चरण न राखी। परंतु हे सखी, मधुप मातल उड़े न पारे, तई ओ पसारे अपाखी। कि जिस प्रकार मधु पीकर भी मस्त बना हुआ भ्रमर उड़ नहीं सकता, तो भी उड़ने की चेष्टा में पंख पसार देता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र बार बार प्रीतम के मुख की ओर दौड़ने लगे। माधव बोलल मधुर बानी, से सुनि मुंदु मोय कान। हे सखी, उसी समय माधव मधुर वाणी से मुझसे बोले, परंतु उनकी वाणी को सुनते ही लज्जावश मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए, मूंद लिए। परंतु हे सखी, तही अवसर ठाम बाम भेल, धरि धनु पंचबान। किंतु हे सखी, मेरे इस कार्य से उसी समय तथा उसी स्थान पर कामदेव मेरा वैरी हो गया, अर्थात मेरे विरुद्ध हो गया और अपने धनुष को धारण करके मुझ पर अपने पुष्पबाण
छोड़ने लगा, पुष्पवाण की बौछार करने लगा। तनु पसेब पसाहनि भासली, पुलक तैसन जागू, चून चून भय कांचुआ फाटली, बाहु बलवा भांगू। यह सखी, कामदेव के इस आकस्मिक आक्रमण से मेरे समस्त शरीर से पसीना बह निकला और जिससे ललाट पर लगा हुआ अंगराज धुल गया। और हे सखी, मेरे शरीर में रोमांच हुआ और प्रेमातिरेक से शरीर फूल उठा और जिसके कारण मेरी कंचुकी अर्थात मेरी चोली फट गई और हाथ की चूड़ियां फूट गई। चून चून भय कांचुए फाटली, बाहु बलवा भांगू। आगे विद्यापति कहते हैं कि भन विद्यापति कंपित कर हो, बोलल बोलल न जाए, और राजा शिव सिंह रूप नारायण श्याम सुंदर काय। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह रूप नारायण के सुंदर श्याम शरीर को देखकर और उनकी चेष्टाओं के परिणाम स्वरूप, हे सखी, अभी तक मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझसे भली भांति बोला भी नहीं जाता, बात भी नहीं की जाती। आगे विद्यापति कहते हैं कि प्रथम ही अलख तिलक लेब साजी, चंचल लोचन काजर आंजी, जायब बसन आंग लेब गोए, दूर ही रहब ते अर्थित होए। मोरी बोलब सखी रहब लजाए, कुटिल नयन देव मदन जगाए, झांपब कुछ दरसाओ आध, खन खन सुदृढ़ करब निब बांध। मान करे किस दर सब भाव, रस रखब ते पुन पुन आब। हम की सिखाओ भी और रस रंग, अपना ही गुरु भय कहत अनंग। भने विद्यापति ई रस गाव, नागर कामिनी भाव बुझाव। मित्रों, अलक अर्थात केश, लेब अर्थात लो या लेना, आंग अर्थात अंग, अर्थित अर्थात अर्थी या याचक या इच्छा रखने वाला, मोरी अर्थात मोड़कर, आओ अर्थात ऐसा। मित्रों, महाकवि विद्यापति अपनी श्रृंगारिक रचना में नायिका की सखी के द्वारा नायिका को नायक से प्रथम मिलन के पूर्व दी जा रही शिक्षा का वर्णन करते हैं। नायिका की सखी नायिका से कहती है, राधा से कहती है कि प्रथम ही अलख तिलक लेब साजी, चंचल लोचन काजर आंजी, कि हे राधा, प्रियतम से मिलने जाने से पहले अपने केशों और मस्तक के तिलक को भली प्रकार से सजा लेना और अपने चंचल नेत्रों में काजल आंज लेना, काजल लगा लेना। जायब बसन आंग लेब गोए, दूर ही रहब ते अर्थित होए, और जाते समय अपने वस्त्रों से अपने अंगों को भली प्रकार से ढक लेना। और हे राधा, जो चाहक हो अर्थात इच्छा रखने वाला तथा प्रार्थी हो, उस व्यक्ति से सदैव दूर रहना, दूर ही रहब ते अर्थित होए। आगे सखी कहती है कि मोरी बोलब सखी रहब लजाए, कुटिल नयन देव मदन जगाए, कि हे राधे, मोहन से मुख मोड़कर बातें करना और बार बार लज्जा का भाव प्रदर्शित करना, मोरी बोलब सखी रहब लजाए, और अवसर देखकर अपने तिरछे कटाक्षों से प्रियतम के मन में कामदेव को जागृत कर देना, कुटिल नयन देव मदन जगाए। आगे सखी कहती है कि झांपब कुछ दरसाओ आध, खन खन सुदृढ़ करब निबि बांध, कि अपने कुचों को, अपने स्तनों को ढके हुए रखना और कभी कभी झलक मात्र दिखला देना। और हे राधे, क्षण क्षण के बाद अपने निबि बंधन को कसने का प्रयत्न करना। मित्रों, निबि बंधन अर्थात कमर में बांधी जाने वाली धोती या साड़ी की गांठ जो उसे नीचे सरकने से रोकती है। नायिका की सखी नायिका को कहती है कि थोड़ी थोड़ी देर में, क्षण क्षण के बाद अपने निबि बंधन को कसने का प्रयत्न करना। आगे सखी कह रही है कि मान करे कि सुदर सब भाव, रस रखब ते पुनु पुनु आब, कि हे राधे, मान रखने का भी कुछ भाव प्रकट करना, और इस प्रकार रस रीति को नियंत्रित रखने से रस रीति में और भी अधिक वृद्धि होती है। हम की सिखाओ भी और रस रंग, अपना ही गुरु भय कहत अनंग। इस पर राधा कहती है कि हे सखी, हमें इस रस रंग की शिक्षा क्या देती हो? इस संबंध में तो हमारा गुरु वह महात्मा है जो स्वयं कामदेव के नाम से प्रसिद्ध है। मनई विद्यापति ई रस गाव, नागरी कामिनी भाव बुझाव।
विद्यापति कहते हैं कि वह चतुरबाला रस रीति के इस भाव से भली प्रकार परिचित है। तो मित्रों, ये थे विद्यापति की पदावली से पद संख्या 6 से 11। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को यदि अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।